सत्य वचन ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हमारी सोच है। नेताओं के कथन में सत्य वचन नहीं होता, मंत्रियों के जतन में सत्य वचन नहीं होता, अधिकारियों के पतन में भी सत्य वचन नहीं होता, और कारिंदों के कथन में भी सत्य वचन नहीं होता। सत्य वचन वो होता है जो जमीनी सच बता दे। सत्य वचन वो होता है जो संकट की इस घड़ी में जान हथेली पर रख के हकीकत दिखा दे, और हम उसी हकीकत को दिखा रहे हैं आपको। केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें, सत्य वचन ये है कि ज़बानी जमा खर्ची के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सुविधाओं के अभाव में न सिर्फ लोग तड़पे, बल्कि हजारों लोगों को मुर्दे के टीले पर ले जाकर पटक दिया। दूसरी लहर के लिए ना कोई तैयारी थी, ना कोई रणनीति थी। आनन फानन में फैसले होते चले गए, एक के बाद एक वो फैसले मिसफायर करते चले गए, और नतीजा ये हुआ कि पिछली बार शहरों तक सीमित रह जाने वाला कोरोना गांव की गलियों में सैर करने लगा। बगीचों में टहलने वाले गांव मातमी शोर करने लगे। और सत्य वचन तो यह है कि जितनी मौतों के आंकड़े सरकार ने बताए हैं वो सच के बिल्कुल करीब नहीं है। अब टीम गांव-गांव जा रही है तो खबर पा रही है, एक-एक गांव से 20-20 लाशें उठ रही हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हुई है, और सरकारें सत्य वचन से दूर होती चली गई हैं। एक के बाद एक पूरी कतार है, 1 2 3 4 5 6 150, जहां तक देखेंगे वहां तक सिर्फ आपको शव ही शव नजर आएंगे। जो कुत्ते होते गांव के, वो रात में इसको खोदते हैं शवों को, और यहाँ से लेकर के गांव तक वो लेकर के जाते हैं उसके पार्ट्स को। काफी खराब हालात है। पांच डेथ इसी मोहल्ले में हुई है अभी। 2.5-3 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वो सरकार के आंकड़ों में नहीं है। महीने भर में 20 लोगों की मौत हुई, और ये जो बाहर से पोलिंग पार्टी आई है ना, इसने गाँव में जाना। गांव के गांव बेजार हैं, घर के घर बीमार हैं। घर में क्या हुआ है? भाई पॉजिटिव है बड़े वाला। टेस्टिंग नहीं हो रही, मेन चीज। सरकार के रेशमी धागों को वायरस ने खोलकर रख दिया है। ने जो है पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव बताने के बाद एडमिट करने की उन्होंने मना कर दिया कि बेड खाली नहीं है। अब लगभग 150 उत्सव आ रहे हैं एक दिन में। नेताओं के वादों को इस मंजर ने झूठा बोलकर रख दिया है। बेटा का मुआ दिया, हमारा बेटा का मुआ दिया, हमारा बेटा का मुआ दिया। कोई प्रभावित नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है। बिहार के मोतिहारी में बेटे को खो चुका एक पिता चिल्लाता है, चीखता है, मातम का दुखड़ा सुनाता है। बेटा का ऑक्सीजन बाहर हुआ था, कोई बताता है बेड नहीं खाली है, बेड नहीं खाली है। और कहता यही है कि नेताओं और नीति नियंताओं ने विकास के वादों के बीच मौत के भंवर में गोते लगाता हिंदुस्तान बना दिया। सोने की चिड़िया बनाते बनाते देश को शमशान बना दिया। ऐसा शमशान जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, ऐसा शमशान जहां कुत्तों को बोटी और कौवों गिद्धों ने लाशें नोची। यहाँ 15-20 आते थे, आकर 100, 150, 200 गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ शासन की तरफ कोई भी व्यवस्था नहीं है।
जो यहाँ बॉडी लेके आते हैं वो लकड़ी लेके आते हैं। लकड़ी यहाँ बेचने वाले भी हैं, लकड़ी बेच रहे हैं। एक के 2 भाव मांग रहे हैं, 2 के 3 मांग रहे हैं। अब व्यवस्था होने के कारण सरकार की तरफ कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ लोग अब बाडियाँ गाड़ियाँ अब जहाँ खड़ा हो सकता है वो बाडी के ऊपर खड़ा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाइए, गिनती खत्म नहीं होगी। हम गिनाते हुए थक जाएंगे, आप देखते हुए थक जाएंगे, लेकिन लाशें खत्म नहीं। जिला उन्नाव, सूबा उत्तर प्रदेश का ये बक्सर घाट, इसे घाट नहीं मुर्दों का टीला कह लीजिए। हाँ देखिए, वहाँ सभी शव हैं। और एक खतरे की बात यह है कि कल को जब यहाँ पानी बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, बारिश होगी, तो ये सब बाहर निकलेंगे। हमने अस्पताल में तड़पते लोग देखे, हमने ऑक्सीजन की कमी से मरते लोग देखे, हमने गंगा की लहरों से लिपटी लाशें देखी, और अब जो देश देख रहा है उसकी कल्पना किसी को ना थी। उन्नाव का जिला प्रशासन ये दावा करता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिले में 1 या 2 मौत ही औसत होती हैं। लेकिन बक्सर घाट की तस्वीर देखिए और यहाँ दफन किए गए शव देखिए, एक के बाद एक पूरी कतार है। 1 2 3 4 5 6 150, जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक सिर्फ आपको शव ही शव नजर आएंगे। गिनती कम पड़ जाएगी, शव कम नहीं पड़ेंगे। और इधर ही नहीं, कैमरामैन फैसल से कहूँगा बाईं तरफ की भी तस्वीर दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर भी शव दफन है। तो ना केवल सड़क के इस तरफ बल्कि इधर, और साथ ही साथ जो गंगा के बीच का इलाका है वहाँ भी शवों को दफन किया गया। और साथ ही साथ एक चीज़ गौर करने वाली है कि कई सारे जो शव हैं उनको खोदा गया है, जानवरों ने इनको खोदा है। और इसी शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ और उसने यहाँ पर शव दफन किए जाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बक्सर घाट में अंतिम संस्कार भी होता है और मेरे बाईं ओर यहाँ जो अंतिम संस्कार हो रहा है वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कई सारे शव ऐसे भी यहाँ पर आए होंगे जिनकी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई होगी। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कतई आपको फॉलो होता नज़र नहीं आएगा। जिस संख्या निर्धारित की गई है लोगों के अंतिम संस्कार के लिए, वो यहाँ नज़र नहीं आएगी। मास्क भी कई सारे चेहरों पर नहीं दिखेंगे। संवाददाता संजय त्रिपाठी जब जान हथेली पर रखकर यहाँ आते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। और उन्नाव की इस तस्वीर, इस त्रासदी को देखने के बाद रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है। सचिव वैद गुरु 3 ज्यों प्रिय बुलहि भय आस, राम धर्म तन तीन कर होई बिगहि नास। मतलब सलाहकार, वैद्य और गुरु, ये 3 यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात या सत्यता न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। और ये लाइनें उत्तर प्रदेश की हालत और तस्वीर दोनों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि नाश की तस्दीक तो तस्वीर कर ही रही है। उन्नाव प्रशासन कहता रहा 1-2 मौतें कोरोना से हो रही हैं और उन्नाव की नदी किनारे लाशों का कुटुंब तैयार हो गया। इस पर तुर्रा जरा डीएम साहब को सुनिए। जो शव अभी दिख रहे हैं, जो दफनाए हुए हैं, वो अभी के नहीं हैं, कुछ अभी के हैं, लेकिन उसमें काफ़ी वो कई महीनों के पुराने भी हैं। तो चूंकि वहाँ परंपरागत रूप से दफनाया जाता है, इसलिए अभी लग रहा है कि हाँ काफ़ी शव हैं। लेकिन ये निश्चित है कि ये पिछले 15-20 दिन या महीने भर के नहीं है, काफ़ी महीने के भी पुराने शव हैं। उन्नाव के डीएम रविंदर कुमार कहते हैं, लाशें अभी की नहीं साहब, ये तो पुरानी है। और डीएम साहब कितना सच बोल रहे हैं। आज उसी घाट पर सब जनता की जुबानी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन्नाव के बक्सर घाट का एक दृश्य कि किस तरह से यहाँ जो शव हैं वो गंगा नदी के किनारे दफन कर दिए गए हैं। वजह बताई जाती है कि जो अंतिम संस्कार है उसके लिए पैसे ना हो पाना, और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण जो गांवों में खतरा बना हुआ है उसकी दहशत भी इतनी ज़्यादा है कि लोग किसी तरीके से उस शव को यहाँ दफना करके चले जाते हैं। केवल 2 फुट
ज़मीन के अंदर इनको गाड़ा गया है और इलाके के लोगों का ये कहना है कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर शवों को दफनाने का कार्यक्रम चल रहा था और कई सारे शव जब बाहर निकलने लगे तो चील कौवे उनको नोचने लगे। ये पूरी जगह एक टीले के रूप में तब्दील हो गई है और इलाके के कई लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या स्थिति है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शव जहाँ तक देख रहा हूँ ज़मीन में गड़े हुए हैं। क्या हमेशा से ऐसे शव यहाँ गाड़े जाते थे? नहीं, पहले तो गाड़े नहीं जाते थे। पहले मैक्सिमम 95% का हो जाता था। कोई गरीब होता था, मतलब दिन में एक कभी 100 गाड़ा जाता तो भी बहुत गहराई पे गाड़ा जाता था। पहले 6 फीट से 8 फीट की दूरी पे गहराई पे गाड़ा जाता था जिसको बाहर नहीं दिखता था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 2 फीट की गहराई पे ही गाड़ दिया जा रहा है। अब लगभग 150 उत्सव आ रहे हैं एक दिन में। उसमें कितने सामान्य दिनों में जब कोरोना संक्रमण नहीं था इतनी बुरी हालत में, तब कितने शव आते थे यहाँ पर? मैक्सिमम 15 से 20 शव आते थे एक दिन में। गांव के लोग सत्य वचन कहते हैं। कोरोना ने इतनी लाशें बिछाई, शमशान की लकड़ियों ने इतनी महंगाई दिखाई कि लोग अपनों को यहीं दफन कर चले गए। लेकिन डीएम साहब तो कहते हैं लाशें पुरानी हैं। ये निश्चित है कि ये पिछले 15-20 दिन या महीने भर के नहीं है, काफी महीने के भी पुराने शव हैं। ऐसे ही अधिकारी होते हैं जो आंकड़ों की झूठी अट्टालिका तैयार कर मौतों पर सरकारी अट्टहास करते हैं। सूबे के मुखिया को सब चंगा रिपोर्ट दे देते हैं। मगर सत्य वचन ये नहीं जो डीएम साहब कह रहे हैं। सत्य वचन ये है कि लाशों को यहाँ कुत्ते नोच रहे हैं, लाशों को कौवे खरोच रहे हैं। न टेस्टिंग कराई, न इलाज कराया, इतनी लाशें गिरी कि टीले पट गए, वेदना के तार फट गए। और आपने क्या किया वो भी हम यहाँ आकर जान गए। आपने कफन हटाकर लाशें छिपाने का काम किया। उस टीले पर देखिए, बालू ही बालू नजर आता है जहां लाशें गड़ी हैं। 2 फुट की गहराई में लाशें, पानी बढ़ेगा तो वो लाशें नदी में तैरती दिखेंगी। और सच सामने आकर ही रहेगा, क्योंकि बालू के टीले ने आपकी निकम्मी नीति को सरेआम कर दिया है। कि एक के बाद कितने सारे शव दफन किए गए हैं। इन पर जो कफन था वो पड़ा हुआ था, लेकिन स्थानीय प्रशासन, ऐसा हमें बताया गया कि स्थानीय प्रशासन के लोग आए और उन्होंने इस तस्वीर को बदलने के मकसद से इस पर जो कफन डाला गया था उसको हटा दिया गया। इससे पहले इसके ऊपर कपड़े पड़े हुए थे, बट अभी पिछले कल शाम से कुछ कार्रवाई हुई जिस पर प्रशासन के काफ़ी लोग सक्रिय हुए, तो वहाँ से हटाया गया। क्योंकि रेत इस तरह नहीं होती है, वहाँ पे जो टीले लगे रेत समतल होती है। ये टीले बनाए गए, नाव से वहाँ ले जाके शव को गाड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर जगह कम गई थी। 20 की जगह 150 से 200 लाशें यहाँ हर रोज आती हैं। लाशों को नोचकर कुत्ता गांव ले जाता है। संक्रमण का डर गांव वालों को सताता है। और डीएम रविंदर कुमार कहते हैं सारी लाशें पुरानी हैं साहब। गांव वालों के सत्य वचन के आगे साफ है कि उन्नाव के डीएम रविंदर कुमार झूठे हैं। कलम की स्याही से लीपापोती के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो 150 बाड़ी जा रही है। हो सकता है कि एक दिन में 20 से 25 से 30 शवों को गाड़ रहे हैं इसमें, और ज्यादा गहराई भी नहीं है। हमारे पास अब जगह भी नहीं है। गांव पे देखिए आप, तो पूरा तो भरा हुआ है। अब तो उसको गाड़ने के लिए जगह नहीं है, तो उधर बीच में टीले में भी बना दिया है और 2 फीट की गहराई पे गाड़ दिया है। इससे क्या हो रहा है, आजकल जो कुत्ते होते गाँव के, वो रात में इसको खोदते हैं शवों को, और यहाँ से लेकर के गाँव तक वो लेकर के जाते हैं। उसके पार्ट्स को, जितने भी बाड़ी होती है उनके पार्ट्स को गाँव तक लेकर के जा रहे हैं। तो इसमें संक्रमण फैलने का बहुत खतरा हो गया गाँव में। खराब हो चुके हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी हो सकता है नीचे कोई ना कोई शव जरूर हो, क्योंकि यहाँ जहाँ तक देखेंगे आप वहाँ तक सिर्फ शव ही शव हैं। और उन्नाव तो बानगी मात्र है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के गांवों की इसलिए हुई क्योंकि अधिकारियों ने लखनऊ की सत्ता को अंधकार में रखा। जमीन की सच्चाई कभी बताई ही नहीं, टेस्टिंग कराई ही नहीं। नतीजा ये कि गांव के गांव में मौत ने घुसपैठ कर ली और शहरों में बाबू झाल पीटते रह गए। बार बार ये कहा जा रहा है, यानी दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे शहरी इलाकों में कोरोना का संक्रमण घट रहा है। लेकिन शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, गांव में सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। क्योंकि गांव में न तो इलाज के उपाय हैं, न अस्पताल है, न टेस्टिंग है, न किसी को उस तरह की समझ भी है। तो अगर यहाँ कोरोना का विस्फोट हो गया तो समझिए भगवान ही मालिक है। और हम मेरठ के जंगेटी गांव में, बुजुर्ग आदमी हमारे साथ। क्या हुआ चाचा, नाम आपका? रणबीर सिंह है जी। रणबीर जी बताइए, गांव में क्या हालत है अभी? जो जानकारी आ रही है कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, किस तरह से? तो ये हालत है जी, अब बुरी हालत है। ना यहाँ कोई सुविधा है, और ना कोई टीम वगैरह आई है। और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, करीब ये समझो पिछले महीने की 4-5 तारीख से अब तक 25-26 मौत हो चुकी। 25-26 मौत कितने दिनों में?
ये समझो 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीने में आप कह रहे हैं 25-26 महीने से कम नहीं हुई है। मतलब क्या उनको किस तरीके की तकलीफ होती थी? जैसे कोविड में कहते हैं ना कि सर्दी, खांसी, उनका बुखार, जैसा सांस खिंच का आना या खांसी उठना, बुखार बढ़ना। ये पता चला कल खांसी उठी और रात को बुखार चढ़ गई ना, अपने चलते बने। इन लोगों ने टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं कि नहीं? टेस्ट करवाए हैं, कुछ होना है जो रोंटे जाकर टेस्ट करवाए हैं, लेकिन यहाँ कोई टीम टेस्ट वगैरह नहीं आई। तो इस गांव में आने पर पता चला कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। आप यकीन मानिए कि जो बताया इन्होंने कि करीब 2.5-3 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वो सरकार के आंकड़ों में नहीं है। तो देखिए, हकीकत यह है कि 25 लाशें एक गांव से उठी और सरकारी फाइलों में दर्ज तक नहीं हो पाई। मौतों के आंकड़े और सत्य के बीच दरअसल इन्हीं गांव का फासला है, क्योंकि हजारों मौतें बिना टेस्टिंग के हो गई और सरकार सोती रह गई। 97,000 गांवों में टेस्टिंग के दावे, WHO के तमगे को गांव-गांव में हुई मौतें जैसे मुंह चिढ़ा रही हैं। बजाय जमीनी हकीकत को समझने के लिए अभी प्रशासन आंकड़ेबाजी में उलझा हुआ है और सत्य वचन यह है कि अब सिर्फ वैक्सीन ही अगली लहर से बचा सकती है, जिसको लेकर केंद्र की सरकार की नीति समझ से परे है। 18+ को लगाने के लिए राज्यों के पास वैक्सीन ही नहीं है। महाराष्ट्र में 18+ की वैक्सीनेशन बंद की जा चुकी है। दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, हर जगह वैक्सीन की शॉर्टेज है। और सत्य वचन यह है कि 18+ के लिए 1 मई से वैक्सीन लंगर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन प्रसाद खत्म हो गया है। और तो और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को वैक्सीन के मामले में कायदे से आत्मनिर्भर बना दिया है। 18+ के लिए वैक्सीन केंद्र नहीं देगा, लेनी है तो राज्य खुद जाएं, खुद खरीद कर लाएं, और देश में अगर नहीं खरीद पा रहे तो फिर जाएं और ग्लोबल टेंडर निकालें। छत्तीसगढ़ में लोग आ रहे हैं, लेकिन टीकाकरण केंद्र से वापस जाने के लिए मजबूर हैं। और APL वाले लोग को नहीं लग रहा है तो कोई लगा भी नहीं रहे, और हम लोग पुलिस ग्राउंड में भी गए थे तो वहाँ पे भी हमें मना कर दिया था। खत्म हो गया हमके यहाँ तो। अच्छा। बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में कोविशील्ड जो है वो केवल 45+ एज ग्रुप के लिए 2nd डोज ही केवल दी जा रही है। लगा था कि वैक्सीन लग जाएगी तो बचे रहे, बिल्कुल नहीं लगाया। उनको बोलते हैं और 4 दिन नहीं और नहीं लगे। लगा था कि वैक्सीन लग जाएगी तो संक्रमण रुक जाएगा, लगा था कि वैक्सीन लग जाएगी तो वायरस खत्म हो जाएगा। लगा तो बहुत कुछ था, लेकिन सत्य वचन तो यह है कि वैक्सीन ही नहीं लग पा रही। लोग आ रहे हैं, लेकिन टीकाकरण केंद्र से वापस जाने के लिए मजबूर हैं। और तस्वीर जो है वो साफ देख सकते हैं आप कि ये टीकाकरण केंद्र है रायपुर का, BTI ग्राउंड का, और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है और वापस जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया था कुछ? जी, दोनों रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ वाला करवाया और आरोग्य सेतु से करवाए थे। APL वाले लोग को नहीं लग रहा है तो कोई लगा भी नहीं रहे, और हम लोग पुलिस ग्राउंड में भी गए थे तो वहाँ पे भी हमें मना कर दिया था। ये ऐप चालू हो रहा है, स्वाभाविक है कि शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं कोई अड़चने भी रहती हैं। उनको देख समझ के हम इस प्रक्रिया को अपडेट भी करते जाएंगे और सरल और लोगों के मंशानुरूप बनाने की कोशिश करते जाएंगे। लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी कि एक बार 1 दिन का कोटा उतने तक रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर लिया तो वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा और वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। छत्तीसगढ़ का रायपुर हो या पंजाब का पटियाला, कर्नाटक का बेंगलुरु हो या फिर राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो, हर जगह का हाल एक सरीखा। और उस हाल का सत्य वचन ये कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। जो वैक्सीन विदेशों से खरीदनी है, मैंने उनसे कहा कि भाई वैक्सीन खरीदने के लिए अलग अलग स्टेट्स को ग्लोबल टेंडर्स करने की बजाय केंद्र सरकार को सबकी तरफ से इकट्ठी खरीदनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, केरल अलग अलग राज्य जाएंगे तो हमारे देश की उससे बदनामी होगी। हमारे को पूरे देश को एक मानते हुए जो भी अगर वैक्सीन परचेज करनी है तो केंद्र सरकार को सबके लिए एक साथ परचेज करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार सवाल करती है कि आखिर ग्लोबल टेंडर में राज्य सरकार क्यों लड़े, और ये सवाल देश के हर सूबे को करना चाहिए कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन का जिम्मा क्यों नहीं उठा रही। क्योंकि इतिहास रहा है कि जब भी कोई महामारी आती है तो केंद्र की सरकार राज्यों को दिशा दिखाती है,
तो इस बार राज्यों को वैक्सीन खरीदने क्यों भेज दिया गया? क्या भारत सरकार खुद ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन एक साथ नहीं खरीद सकती? अलग अलग राज्य खरीदें, इससे बेहतर केंद्र सरकार उन्हें खरीद कर नहीं दे सकती? वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर जब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी होती है तो 18 साल के ऊपर के लोगों को राज्य सरकार के जिम्मे पर ही क्यों छोड़ दिया गया? वैक्सीन की भीषण कमी है, बीजेपी के राज्य कुछ बोल नहीं रहे और विपक्ष वाले चुप नहीं रह सकते। और वैसे भी 18+ के वैक्सीनेशन का ऐलान तो केंद्र सरकार ने किया था और अब जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है, बस बार बार नियम बदला जा रहा है। जो 2 डोजेज ओरिजिनल हैं वो हमें पहले से ही मालूम है कि वो इफेक्टिव हैं। ये सिंगल डोज के बाद भी एफिकेसी इतनी अच्छी है कि हम उसको पोस्टपोन 3 हफ्ते तक, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बहुत सारे देशों में मैंने जो कहा है आपको, बाकी देशों में वो अपना जो है 4 to 6 या 6 to 8 वीक्स वाला ही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। जब लग रहा था कि सबको जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए तो सरकार ने कह दिया कि कोविशील्ड 12 से 16 हफ्तों के बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं और पूछने पर वैज्ञानिक कारण बता दिया, जबकि दूसरे देशों में 2 डोजों के बीच का अंतर क्या रहा इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। भारत में कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 12 से 16 हफ्तों के बाद लगेगी। ब्रिटेन की एक्स्ट्राजेनिका 2 हफ्तों के डोज के बीच 12 हफ्ते का अंतर रहता है, मगर अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन की दोनों डोज 21 दिन के अंतर में लग जाती है और मॉडर्ना 28 दिनों में दोनों डोज लगा देती है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी दोनों डोज 21 दिनों में लग जाती है और भारत की कोवैक्सीन 4 से 8 हफ्तों के बीच दोनों डोज का अंतर रहता है। यानी बाकी देशों में वैक्सीनेशन का काम तेजी से इसलिए हुआ क्योंकि वहां वैक्सीन के दोनों डोज का अंतर कम था। भारत में भी कोविशील्ड पहले 4 से 6 हफ्तों के अंतराल पर लगाई जाती थी, लेकिन अब 4 महीने का अंतराल दोनों डोज के बीच होगा और सरकार ने इसका वैज्ञानिक कारण बताया है, यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगने में अब लोगों को 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और जब 4 महीने का अंतराल हो जाएगा तो कब कितनी जनसंख्या को वैक्सीन लग पाएगी, इसका सत्य वचन कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब सुनिए सत्य वचन, इस कोरोना काल में सरकारों के भरोसे तो बिल्कुल मत रहिए। अपना ख्याल खुद रखिए, आत्मनिर्भर बनिए, मास्क लगाइए और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर कतई मत निकलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।